नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, करते हैं यूपी ट्रिपल एससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न व्याख्या सहित, जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, करते हैं हिंदी और पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से आपको अशुद्ध वर्तनी छांटनी है कौन सी है। देखिए इसमें प्रादेशिक जो वर्ड है ये सही है, माधुर्य शब्द सही है, व्याप्त शब्द सही है, लेकिन जो प्रमाणिक है दोस्तों ये गलत है और इसका सही जो वर्ड होता है वो होता है प्रामाणिक। ठीक है दोस्तों, प्रमाणिक की सही वर्तनी है प्रामाणिक, तो आपका है डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके सामने, निम्न में से एक अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है। देखिए आपको ये लाइन पूरी याद रखनी है, कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, और काकी के रारी रे नानी ने संबंध तत्पुरुष, और अधिकरण कारक दोस्तों होता है में या पर के ऊपर, में या पर, है ना, में या पर। तो आपका पर जो होता है वो होता है अधिकरण कारक, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा इसमें पहला। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द है। देखिए पुल्लिंग शब्द की सबसे बड़ी पहचान क्या है, आपको उस शब्द का वाक्य बना के देखना है। देखिए तो इसमें से आपका जो पुल्लिंग शब्द होगा वो होगा क्षेत्र। ठीक है, अगर आप वाक्य बनाते हो तो यह मेरी क्षमा है, तो क्षमा जो होता है मेरी होती है, मेरा नहीं होता। यह घटना हुई, है ना, तो ये आपका स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, ये भी स्त्रीलिंग है, रीति ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, आपको बताना है पुल्लिंग, तो यह क्षेत्र मेरा है, तो आपका ये हो गया आपका पुल्लिंग। ठीक है दोस्तों, यह क्षेत्र मेरा है, तो आपको वाक्य बना के देखना है हर वर्ड का, और आप वाक्य बना लोगे तो आपको कभी भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में गलती नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। देखिए यह मेरी गरिमा है, ये आपका होता है स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, और बाकी सब पुल्लिंग है, यह मेरा दुख है, यह मेरा लेख है, यह मेरा स्पर्श है, ये सब पुल्लिंग है, और गरिमा हो गया आपका स्त्रीलिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। देखिए दोस्तों कुछ वर्ड हैं, एक तो होता है प्राण, एक होता है दर्शन, प्राण दर्शन आंसू, होश, एक होता है बाल, और एक आपका होता है हस्ताक्षर। प्राण दर्शन आंसू होश बाल हस्ताक्षर, ये आपके सभी वर्ड बहुवचन है, अर्थात इन सभी शब्दों का इस्तेमाल बहुवचन के रूप में होता है, तो आपका दर्शन हो गया आपका बहुवचन। ठीक है, सदैव बहुवचन। आगे चलते हैं, निम्न में से भूतकाल का उदाहरण कौन सा है। देखिए राम घर गया था, ये आपका हो गया भूतकाल। नेक्स्ट है आपके सामने, इनमें से कौन सा भाववाच्य है। दोस्तों वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, और सबसे बड़ी पहचान आपको बता रहा हूं। देखिए अगर वाक्य सिंपल हो, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो ये आपका हो गया कर्तवाच्य है, राम पुस्तक पढ़ता है, ये कर्तवाच्य हो गया। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, वो हो गया आपका कर्मवाच्य है, और राम से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, वो आपका हो गया भाववाच्य है। ठीक है, तो इसमें आपका ये वर्ड है मोहन से बैठा नहीं जाता, ये आपका हो गया भाववाच्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है आपके सामने, इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है। देखिए मिश्र वाक्य की पहचान करने के लिए आपको कुछ वर्ड याद रखने हैं, जैसे कुछ वर्ड हैं आपके जो, की, क्योंकि, जो, की, क्योंकि, जितना, जितना, उतना, जो, की, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा वैसा, जैसा वैसा, जब तब, जहां वहां, तो ये सभी शब्द आपके होते हैं मिश्र वाक्य की पहचान। तो यहां आ रहा है तब, तो ये आपका हो गया मिश्र वाक्य दोस्तों। ठीक है ना, जो, की, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा वैसा, जब तब, यहां वहां, इधर उधर, अगर, यदि, यद्यपि, तथापि, ये सारे वर्ड हैं मिश्र वाक्य की पहचान। जहां भी ये शब्द आ जाएं आपको मार देना है, सीधा मिश्र वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने दोस्तों, जो आपको पॉइंट बता रहा हूं ना, ये बिल्कुल आपके रामबाण पॉइंट है, और इन पॉइंटों को आप साथ साथ नोट करते रहना। मैं गारंटी देता हूं आप हिंदी में 100 में से 100 नंबर वीडियो में, यानी कि 50 में से 50 सवाल आप सही करोगे।
चाहे यूपी ट्रिपल एस से कोई भी एग्जाम हो, वन दरोगा हो, लोअर पीसीएस हो, पटवारी हो, कोई भी एग्जाम हो, हिंदी में आप पूरा का पूरा स्कोर करोगे, ये गारंटी मैं देता हूं। दोस्तों आपके सामने अगला प्रश्न है, मैंने विद्यालय जाना है, इस वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है, यानी कि किस लाइन में अशुद्धि है। दोस्तों अशुद्धि आपकी मैंने शब्द में है, क्योंकि यहां होता है मुझे विद्यालय जाना है, तो यहां आपका मुझे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, यानी प्रश्न चिन्ह कौन सा है, तो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 आपके दोस्तों सामने ये है, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। दोस्तों आसमान फट जाने का मतलब होता है अचानक आफत आ पड़ना। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या है। स्वावलंबी होने का मतलब होता है कि अपने पैरों पर खड़ा होना। ठीक है दोस्तों, पैरों पर खड़ा होना। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। दोस्तों इसका सही अर्थ है जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है। दोस्तों लाभ ही लाभ का मतलब होता है पांचों उंगली घी में होना। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है। मूल पाठ का जो व्याख्या के साथ अनुवाद होता है उसे बोलते हैं दोस्तों व्याख्यानुवाद। ठीक है, आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके सामने ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है, यानी कि ब्रज हिंदी जो है आपकी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। दोस्तों ये आती है आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। और आपको बता दूं पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं। ठीक है, एक तो आपकी है कौरवी, और कौरवी को हम खड़ी बोली भी कहते हैं, है ना, कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, बांगरू या हरियाणवी, कौरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा बुंदेली कन्नौजी, ब्रजभाषा और आपकी बुंदेली और आपकी कन्नौजी। ठीक है दोस्तों, ये पांचों बोलियां आपकी आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंदर, तो आपका ब्रज हो गया पश्चिमी हिंदी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपकी सारी बातें एकदम आसानी से क्लियर हो रही होंगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के लिए सही सटीक हिंदी का अनुवाद क्या है। दोस्तों अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अमेंडमेंट को बोलते हैं संशोधन करना, संशोधन। दोस्तों नेक्स्ट है आपके सामने सूरसागर के रचयिता कौन है। बहुत आसान सवाल है, ये है आपके सूरदास। सूरसागर हो चाहे साहित्य लहरी हो, ठीक है दोस्तों, साहित्य लहरी, तो ये आपके सूरदास। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और आता है आपका कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था। ये सवाल कई बार पूछा गया है। तो इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य था सूरदास जी गुरु का नाम, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और सूरदास जो थे वो जन्म से अंधे थे, यानी कि जन्मांध, जन्म से अंधे थे। और इनका जन्म हुआ था वो हुआ था मथुरा, मथुरा के सीही में, ये आपको याद रखना है, मथुरा के सीही में जन्म हुआ था सूरदास जी का। ठीक है, मथुरा के सीही गांव में। दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने इनमें से कौन से रीतिकाल के कवि हैं। तो रीतिकाल के जो कवि हैं वो बिहारी हैं, और आपको बता दूं रीतिकाल के वृंद भी हैं, रीतिकाल के वृंद भी हैं, और आपके भूषण, बिहारी, वृंद, भूषण और घनानंद, घनानंद, ये चारों के चारों कवि आपको याद रखने हैं, ये चारों चारों रीतिकाल के हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं देखिए हिंदी को कुल 4 कालों के अंदर बांटा गया है। पहला काल है आपका आदिकाल। दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, ये आपको याद रखना है। पहला काल आदिकाल है और दूसरा काल आपका भक्ति काल है। ठीक है ना, भक्ति काल हो गया, और तीसरा काल है आपका रीतिकाल हो गया आपका, और चौथा काल हो गया दोस्तों आधुनिक काल। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी को कुल मिलाकर 4 कालों के अंदर बांटा गया है। तो रीतिकाल के हैं हमारे बिहारी, वृंद, भूषण और घनानंद। ये चारों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और चारों महत्वपूर्ण कवि हैं जो रीतिकाल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपके सामने उसने कहा था, इस कहानी के लेखक कौन है। दोस्तों इसके राइटर हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी।
ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, उर्वशी किसका काव्य है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ इसने उर्वशी काव्य बोला है। देखिए अगर उर्वशी नाटक कहता तो इसका आंसर होता रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन उर्वशी जो काव्य है ना, ये काव्य है जयशंकर प्रसाद का। दोस्तों इस सवाल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उर्वशी देखा और सीधा लगा दिया रामधारी सिंह दिनकर। तो उनको बता दूं मैं कि उर्वशी जो नाटक था वो दिनकर जी का था, और उर्वशी जो काव्य है वो है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने। हाँ दोस्तों, इसमें एक चीज़ और आपके सामने आती है, महादेव वर्मा की मुख्य रचनाओं के नाम बताइए। देखिए एक तो आपका यामा हो गया जो महादेव वर्मा की रचना है, एक आपका हो गया यामा नीरजा, ठीक है, नीरजा हो गया, और एक आपका हो गया दीपशिखा। ठीक है, ये आपका हो गया महादेव वर्मा की, यामा नीरजा दीपशिखा। ये 3 रचना महत्वपूर्ण है जो महादेव वर्मा जी की हैं। दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये आपका पैसेज है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है और आपको सही आंसर देना है। देखिए, अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? ठीक है, प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का, चैतन्य आत्मा की पूजा से ही पदार्थ प्राप्त होते हैं, चैतन्य पूजा से ही मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेम हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है, तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है, और वही उनमें फल भी लगाती है। तो इस पैसेज के आधार पर आपको कुछ सवालों का आंसर देना है। देखिए बहुत आसान पैसेज है और बहुत ही आसान इसमें सवाल हैं। आपके पहला सवाल आपके सामने है, किससे रहित राज्य किस काम का है? तो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। तो इसका आपका हो जाएगा आंसर सी, प्रियजनों से। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने, जगत का अर्थ क्या है? दोस्तों जगत का अर्थ होता है संसार। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने, निष्फल का आशय क्या है? देखिए निष्फल का आशय होता है व्यर्थ। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने, सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है? देखिए इसका अर्थ होता है जीवन को सुख में बनाना। ठीक है, ये आपका हो गया 25 सवालों की सीरीज। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने काम की ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको UPSSC के हिंदी और GS की ऐसी धमाकेदार वीडियो समय से मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।